नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। आसमां को झुकाने हम चले हैं, आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। है भरोसा खुद की मेहनत पर, है भरोसा खुद की मेहनत पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं, यूं ही नहीं हम तूफानों से बाजी लगाने चले हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे 9 दिसंबर 2020 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को, जो हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, क्लास में अंत तक बने रहें, और यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, हमारी इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों एवं उनके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियों विशेषाधिकारों एवं प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया जाता है। भारत के संविधान के जो है आर्टिकल 105 के अंतर्गत जो है भारतीय संसद के दोनों सदनों एवं उनके जो है सदस्यों और समितियों की शक्तियों विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा आर्टिकल जो है 105। और दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल 124 दिया है। दोस्तों इसमें जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दोस्तों दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की बात करते दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल हमारा 129 को किया गया। सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है दोस्तों। ऐसा हमारा किस में कहा गया? आर्टिकल दोस्तों 129 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों आर्टिकल 32 के अंतर्गत दोस्तों 6 प्रकार की रिट जारी करती है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की रिट जारी करती है, अगर किसी के मौलिक कर्तव्यों का हनन हुआ तो। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कही जाती है? कौन सी लगान व्यवस्था जो है जो मुनरो प्रणाली भी कही जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी। क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी जो है ये रीड और मुनरो, कौन था? रीड और मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। किसके द्वारा? रीड और मुनरो के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर दिया हमारा महालवाड़ी दिया। क्या दिया? महालवाड़ी। दोस्तों महालवाड़ी में क्या था? महालवाड़ी हमारा क्या था? इसकी जो है इसको शुरुआत जो है हाल्ट मैकेंजी ने किसने की थी? हाल्ट मैकेंजी ने की थी। किसने की थी? हाल्ट मैकेंजी ने जो है इसकी शुरुआत महालवाड़ी की हाल्ट मैकेंजी ने की थी, और रैयतवाड़ी की रीड और मुनरो ने की थी। और उसके बाद में स्थानीय स्वव्यवस्था का यानी कि स्थायी बंदोबस्त पूछ लेता है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था दोस्तों किसने शुरू की थी? दोस्तों स्थायी बंदोबस्त हमारे जो है कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। किसने? कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की थी? कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। और जमींदारी भी कॉर्नवालिस ने ही शुरू की थी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया था? दोस्तों ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न का धर्मनिरपेक्ष शब्द को के संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों धर्मनिरपेक्ष अखंडता और एक हमारा था हमारा दोस्तों कौन जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। कौन सा? धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष और हमारा एक था अखंडता। कौन था? अखंडता और एक समाजवाद था। कौन था? एक समाजवादी था। क्या था? समाजवादी। दोस्तों समाजवादी जो है ये 3 शब्द दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा दिया 44वां संविधान संशोधन 1978। कौन सा दिया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 दिया हुआ है। तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है क्या जोड़ा गया? दोस्तों इसे जो है आर्टिकल 31 से जो है
आर्टिकल 31 से जो है संपत्ति के अधिकार, किसके, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया, हटा दिया गया है। इसको 300A में जो है इसे शिफ्ट कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार को एक मौलिक अधिकार से हटा करके इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया दोस्तों। किस संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे संपत्ति के अधिकार से हटाकर इसे संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार से इसे हटाकर एक विधिक अधिकार के अंतर्गत जोड़ दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर हमारा दिया है 45वां संविधान संशोधन, कौन सा, 45वां संवैधानिक संशोधन 1974। इसके द्वारा दोस्तों हमारा सिक्किम जो है, सिक्किम राज्य को एक सहराज्य के रूप में दर्जा मिला था। कौन सा, सहराज्य के रूप में दर्जा मिला था। किस संविधान संशोधन से, ये हमारा 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। दोस्तों बात करते हैं 36वां संविधान संशोधन, 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975। कब, 1975 के द्वारा दोस्तों ये हमारा जो है सिक्किम राज्य को एक पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा मिल गया था। किस संविधान, पूर्ण रूप से दोस्तों ये हमारा 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के द्वारा। और बात करते हैं सह राज्य आंशिक रूप से दोस्तों ये हमारा 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों एक दिया है 52वां संविधान संशोधन, कौन सा, 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके अंतर्गत दोस्तों 52वां संविधान संशोधन ये हमारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन सी 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और ये किससे संबंधित थी, ये दल बदल से संबंधित, किससे, दल बदल से संबंधित दोस्तों 10वीं अनुसूची थी। किससे संबंधित थी, दल बदल से संबंधित थी। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था दोस्तों। जब संविधान हमारा लागू हुआ था, जब संविधान बनाया गया था दोस्तों, उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी दोस्तों, उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं और 395 अनुच्छेद थे। कितने, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। कितने थे, 22 भाग थे। ये हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि जब मूल संविधान में पूछ लेता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो राइट आंसर हो जाएगा 8। लेकिन पूछ लेता है वर्तमान संविधान में जो है, वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियाँ, तो दोस्तों वर्तमान में 12 हैं। वर्तमान में 12 हैं दोस्तों। एक हमारी जोड़ी गई भूमि सुधार से 9वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों दल बदल से। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों नगर पालिका से। और 12वीं अनुसूची किससे है, ये 10वीं अनुसूची हमारी किससे हो गई, दल बदल से। और 11वीं अनुसूची हमारी पंचायत से हो गई। और 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित, किससे, नगर निकाय से संबंधित है। ये हमारी अनुसूचियाँ कुछ थी और 22 भाग हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस भाग में क्या है ये आप सभी को याद रखने के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। या अगर बजट 2020-21 के अनुसार उड़ान योजना के अंतर्गत 2024 तक निम्नलिखित में से कितने हवाई अड्डे स्थापित किए जाएंगे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिससे इसकी शुरुआत बजट 2020-21 में करवाई है। तो इस उड़ान योजना का संबंध दोस्तों किससे है, ये इससे है, हवाई अड्डों की स्थापना से संबंध है दोस्तों। 2024 तक टारगेट रखा गया है कि जो है कितने हो जाएंगे, 100 हवाई अड्डा नए बन जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है दोस्तों। सविनय कौन सा पूछ रहा है, गलत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इस आंदोलन का प्रारंभिक इतिहास दांडी मार्च से हुआ है। एकदम सही बात है कि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। इस आंदोलन में सम्मिलित लोगों द्वारा सरकारी कानूनों का बहिष्कार किया गया था। बिल्कुल सही बात है। और अगला दिया कर अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। क्या किया था, अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। और अगला दिया कर 5 मई 1930 को जो है गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया। दोस्तों एकदम गलत बात है। ये आंदोलन 1931 जो है 30 में स्थगित नहीं किया गया दोस्तों। 1931 में इसे 1931-32 में इसे समाप्त किया गया था दोस्तों। बात करते दोस्तों हमारा यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों ये हमारा शुरू हुआ था 1930 में। कब शुरू हुआ था, ये हमारा 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। और 1930 में इन्होंने दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी। कौन सी दांडी मार्च दोस्तों, इन्होंने जो है 12 मार्च 1930 से इन्होंने 6 अप्रैल 1930 तक इन्होंने दांडी मात्रा की यात्रा की थी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है अगर भारत का पहला हॉकी संघ निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत का पहला हॉकी संघ कौन सा है,
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल हॉकी एसोसिएशन। कौन जो है बंगाल हॉकी एसोसिएशन जो है भारत का पहला हॉकी संघ था। कौन था? बंगाल हॉकी एसोसिएशन। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया करा माजुली द्वीप नदी द्वीप किस कराए में से किस नदी पर स्थित? कौन सा? माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। कौन सी जगह? ब्रह्मपुत्रा जो है इस नदी पर माजुली द्वीप स्थित है। और बात करते हैं सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों? ये हमारा माजुली द्वीप है। कौन सा है? माजुली द्वीप है। और ये ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करते हैं दोस्तों। ब्रह्मपुत्रा नदी को जो है हम इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तिब्बत में इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सांगपो के नाम से दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं दोस्तों। जैसे ही असम में आती है इसे हम जो है असम में इसे क्या कहते हैं हम? असम में इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ब्रह्मपुत्रा के नाम से। और बांग्लादेश में दोस्तों इसे किस नाम से जानते हैं? ये जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसे दोस्तों पद्मा के नाम से जानते हैं। सॉरी, इसे जो किस नाम से? जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जमुना के नाम से इसे जानते हैं। किस नाम से? जमुना के नाम से इसे दोस्तों जानते हैं। ब्रह्मपुत्रा दोस्तों कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर से निकलती है। दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया महानदी। दोस्तों ये महानदी कहाँ है? महानदी उड़ीसा में है। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में है। और दोस्तों बात करते हैं महानदी पर हमारा हीराकुंड बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध दोस्तों ये कहाँ किस नदी पर है दोस्तों? ये महानदी पर है, उड़ीसा में है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न दिया कर कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में स्तुति के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 1976 में किस समिति का गठन किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों 1976 में जो है किससे मौलिक कर्तव्यों के बारे में इससे जो है संस्तुति की गई थी। दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? दोस्तों ये हमारा किससे है? ये हमारा मौलिक कर्तव्यों से है। किससे? मौलिक कर्तव्यों से है। मौलिक कर्तव्यों से है। और कभी कोई पूछ लेता है कि हमसे कभी कोई पूछ लेता है और कि पूछ लेता है कि जो है क्या किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो दोस्तों ये हमारा 42वां संविधान संशोधन 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 के द्वारा दोस्तों हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कहाँ से लिए गए दोस्तों? ये हमारे मौलिक कर्तव्य दोस्तों हमारे रसिया से लिए गए। कहाँ से लिए गए? रसिया से। दोस्तों हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इनको दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को रसिया से लिया गया है। दोस्तों किस आर्टिकल में है? दोस्तों आर्टिकल 51A के अंतर्गत इनको रखा गया है। आर्टिकल 51A के अंतर्गत दोस्तों भाग 4A। कौन सा भाग है? भाग 4A के अंतर्गत दोस्तों इनको रखा गया है। और यहाँ पर दिया सुरेश तेंदुलकर समिति। दोस्तों सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध दोस्तों किससे है? सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा से संबंधित। किससे है? गरीबी से दोस्तों कौन सी समिति संबंधित है? सुरेश तेंदुलकर समिति दोस्तों एक गरीबी से संबंधित। किससे संबंधित है? गरीबी से। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं था? कौन सा बैंक ऐसा है जो 2020 तक की स्थिति के अनुसार जो है एक सार्वजनिक बैंक नहीं था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक जो है ये 2020 तक की जानकारी के अनुसार भारत का एक सार्वजनिक बैंक नहीं था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ पर दिया कर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है? कौन सी पुस्तक जो है अरबी भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किताब उल हिंद। किताब उल हिंद जो है ये किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों ये हमारी अरबी भाषा में लिखी गई है। किताब उल हिंद के लेखक दोस्तों पूछ लेता कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो है हमारे अलबरूनी है। कौन है? अलबरूनी जो है इसके लेखक हैं। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी है। शाहनामा दोस्तों पूछ लेता है। शाहनामा दोस्तों इसके लेखक कौन है? शाहनामा कौन है? शाहनामा के दोस्तों कौन लेखक हैं? ये हमारे फिरदौसी हैं। कौन है? फिरदौसी जो है शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। अकबरनामा दोस्तों अकबरनामा की बात कर देते हैं दोस्तों। अकबरनामा जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखी गई। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखी गई है। अबुल फजल के द्वारा
अकबरनामा लिखी गई है। दोस्तों बात करते हैं किताबुल हिंद अलबरूनी के द्वारा, शाहनामा जो है फिरदौसी के द्वारा, अकबरनामा हमारी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश किया गया, कब प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1947 में। कब पेश किया गया, 1947 में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में जो है किसके द्वारा, के षटमुखम शेट्टी के द्वारा, के षटमुखम शेट्टी के द्वारा जो है इसे पेश किया गया। किसके द्वारा, के षटमुखम शेट्टी के द्वारा इसे पेश किया गया था। बात दोस्तों 1950 की बात करते हैं दोस्तों। 1950 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। और इस दिन से हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाने लगे थे, कि इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा था। और दोस्तों 1952 से हमारा भारत के पहले राष्ट्रपति 1952 में हमारे कौन थे, डॉक्टर MS राधाकृष्णन जो है ये दोस्तों, राधाकृष्णन जी जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति हमारे स्वामी राधाकृष्णन थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भवन की डिजाइन FW ट्विंस द्वारा तैयार की गई। किसकी डिजाइन जो है FW ट्विंस के द्वारा तैयार की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की जो है डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई, ये हमारी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की जो है ये डिजाइन AW ट्विंस ने तैयार की। दोस्तों राष्ट्रपति भवन की दोस्तों बात करते हैं, संसद भवन का निर्माण दोस्तों ये इसका जो है डिजाइन किसने तैयार किया था दोस्तों, इसका डिजाइन जो है लुटियंस ने तैयार किया। किसने, लुटियंस ने जो है इसका डिजाइन तैयार किया था। किसका, राष्ट्रपति भवन संसद भवन का जो है ये किसने करवाया था, लुटियंस ने इसका निर्माण, इसका जो है डिजाइन किया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा गर्त यानी समुद्री खाई हिंद महासागर में अवस्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुंडा गर्त कहाँ स्थित है, ये हमारा हिंद महासागर में स्थित है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा अगस्त 2020 तक जानकारी प्राप्त के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है यूनेस्को में विश्व विरासत शहर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, जयपुर जो है ये विश्व विरासत शहर में शामिल है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा देख रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो गया है, और जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गया है। ये हमारी इलाहाबाद बैंक, कौन सी, इलाहाबाद बैंक जो है इसका विलय इंडियन बैंक में हो गया। किस बैंक में, इसका विलय जो है इंडियन बैंक के रूप में हो गया है। तो दोस्तों ये अब इंडियन बैंक के नाम से भी जानी जाने लगी है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया करा कश्मीर में बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। कौन सी बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति। किसके शासनकाल में दोस्तों, ये कनिष्क के शासनकाल में हमारी चौथी बौद्ध संगति हुई थी। किसके, कनिष्क के शासनकाल में। और बात करते दोस्तों ये हमारी बौद्ध संगति कब हुई थी। तो दोस्तों ये हमारी हुई थी 483 ईसा पूर्व। कब हुई थी, ये हमारी 483 ईसा पूर्व को हुई थी। कब हुई थी, ये हमारी हुई थी 483 ईसा पूर्व को, ईसा पूर्व को दोस्तों हमारी चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व को चौथी बौद्ध संगति हमारी हुई थी। और उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर हम तृतीय बौद्ध संगति, कौन सी बात कर लेते हैं, तृतीय बौद्ध संगति। दोस्तों ये कब हुई थी, हमारी तृतीय बौद्ध संगति हमारी हुई थी पाटलिपुत्र में। कब हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में दोस्तों तृतीय हुई थी। ये कब हुई थी, ये दोस्तों 250 ईसा पूर्व में जो है 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति 250 या 51 में दोस्तों ये हुई थी। कब हुई थी, 250 या 51 में मानते हैं लोग। और बात करते दोस्तों यहाँ पर हम द्वितीय हो गई हमारी, तृतीय हो गई हमारी, और तृतीय हो गई, चतुर्थ हो गई। उसके बाद में यहाँ बात कर लेते हैं तृतीय जो है हमारी द्वितीय बौद्ध संगति। कौन सी, द्वितीय बौद्ध संगति हमारी 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व को हमारी द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। और प्रथम बौद्ध संगति दोस्तों ये प्रथम ईसा पूर्व में दोस्तों, प्रथम ईस्वी में जो है ये बौद्ध संगति प्रथम जो है शुरू की गई थी।
और ये चतुर्थ बौद्ध संहति दोस्तों कहाँ हुई थी? ये हमारी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। जरा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया था? कौन सा युद्ध जो है 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब लड़ा गया था? ये हमारा 1526 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को लड़ा गया था। किसके बीच में? जो है हमारा कौन था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पहला युद्ध। इसके बारे में आप सभी को हम पहले से बहुत अच्छी तरीके से बता चुके हैं। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। उसके बाद 1527 में हमारा हुआ था। 1527 में हमारा खानवा का युद्ध हुआ था। और 1527 में उसमें जो है किसने जीता था? बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। उसके बाद में हमारा हुआ था हमारा कौन सा युद्ध? ये 1528 में हुआ था हमारा तराइन का युद्ध, सॉरी चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध दोस्तों इसमें कौन जीता था? इसमें भी बाबर जीता था। चंदेरी जो है मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है। इसमें भी बाबर विजेता रहा था। 1528 में हमारा घाघरा का युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? घाघरा का युद्ध। इसमें भी बाबर विजेता रहा था। दोस्तों यहाँ पर दिया है प्लासी का युद्ध। दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये हमारा 1757 ईस्वी में हुआ था। और बात करते हैं इस समय जो है वायसराय कौन था? इस समय वायसराय जो हमारा कौन था? कैनिंग था। कौन था? इस समय वायसराय हमारा कैनिंग था। और यहाँ पर दोस्तों ये हमारा दिया तराइन का प्रथम युद्ध। कौन दिया है? तराइन का प्रथम युद्ध दिया है। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों ये कब हुआ था? दोस्तों ये हमारा 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? ये इब्राहिम लोदी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। इसमें जो है पहले में तराइन के प्रथम युद्ध में 1991 में हुआ था। इसमें जो है कौन जीता था? इसमें जो है हमारा पृथ्वीराज जीत गया था। उसके बाद में जो हमारा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज हार गया था और इब्राहिम लोदी जीत गया था। इसमें जो है 1992 जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, इसमें जो है इसका एक साथी जो था राजा जयसिंह था। उसने जो है 1192 में इसका साथ दे दिया था। किसका? इब्राहिम लोदी का साथ दे दिया था। जब घर का वेदी लंका ढाए दोस्तों कहते हैं ना। तो दोस्तों कोई भी कैसी भी आप स्थिति में दोस्तों, अगर घर का जो है व्यक्ति आपका भेद खोल रहा है तो उसको जो है कोई भी जिताने वाला नहीं हो सकता है। अगर ये इसने जो है क्या कर दिया था, उसका सारा भेद, पृथ्वीराज का सारा भेद इसने शेयर कर दिया था इब्राहिम लोदी के साथ में। दोस्तों ये सारी जो है पृथ्वीराज की सारी कमियों को इब्राहिम लोदी जान गया था और उसने तराइन के द्वितीय युद्ध में अपनी जीत हासिल कर ली थी। उसमें जो है इसका जो है राजा जो है जयसिंह था, इसका बहुत ही बड़ा योगदान इसमें था। इसको हराने में उसको पृथ्वीराज को हराने में बहुत ही बड़ा षड्यंत्र दोस्तों किसका था? जयसिंह का था। उसके बाद में हमारा युद्ध हुआ था 1194। किसका हुआ था? 1194 ईस्वी में हमारा एक युद्ध हुआ था। ये हमारा था दोस्तों चंदावर का युद्ध। कौन सा हुआ था? चंदावर का। दोस्तों ये युद्ध कब हुआ था? ये हमारा 1194 ईस्वी में किसके बीच में हुआ था? दोस्तों इब्राहिम लोदी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था। जयचंद के बीच में हुआ था। इसने सोचा था कि ये जिता करके क्या मुझे जयसिंह के बीच में हुआ था। ये सोच रहा था कि ये इनका जो है हम इसको पृथ्वीराज को हरवा देंगे और यहाँ का शासन सत्ता सब हम देखेंगे। उसने क्या किया? जब उसने पृथ्वीराज को भी मार गिराया, उसके शासन पर, उसके जो है क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद में उसने जो है तुरंत इनको उड़ा दिया। तुरंत जो है जयसिंह को भी तुरंत उड़ा दिया। 2 साल के अंतर्गत 92 में उनको जो है पृथ्वीराज हारे थे और 94 में इनको भी हार करके इनका भी राजपाट पूरा छीन लिया। दोस्तों भारत में क्या हो रहा था? आपस में लोग लड़ रहे थे। बाहर वाले लोगों का काम था लड़ाना और भारत के लोग आपस में लड़ रहे थे। ये देखना आप सभी ने देखा कि राजा जयसिंह जो था वो सोच रहा था कि इसका जो है ये मर जाए। कौन मर जाए? तो पृथ्वीराज मर जाए और इसका शासन सत्ता सब मेरे हाथ में आ जाए। उधर जो यहाँ पर बैठा था कौन? इब्राहिम लोदी। कौन बैठा था? इब्राहिम लोदी। वो सोच रहा था कि इसने जो ये दोनों, इसको हम भड़काएंगे, इब्राहिम लोदी को, इसको जयसिंह को जब भड़काएंगे तब ये क्या करेगा? इसका सारा भेद हमें खोल देगा। इसको हम क्या करेंगे? इसको कहेंगे ये दे देंगे तुमको, वो देंगे, और जब इसको हम हरा देंगे उसके बाद में इसको मार करके जो हम इसको देंगे वो सारा फिर हम छीन लेंगे। दोस्तों ऐसा हुआ था। और प्लासी के युद्ध में आप सभी को पता है यहाँ पर हाइडे स्पीच का युद्ध दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1326 ईसा पूर्व कब हुआ था? 1326 ईसा पूर्व में हमारा हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1326 में हमारा हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। और इसे हम झेलम की नदी पर ये युद्ध हुआ था दोस्तों, इसलिए हम
इसे हम झेलम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह पुरुषों के 2021 में आईसीसी विश्व कप फाइनल में निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सर्वाधिक रन बनाए थे। आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 में जो है विश्व कप फाइनल में दोस्तों सर्वाधिक किसने रन बनाए थे। दोस्तों ये हमारे गौतम गंभीर जी ने बनाए थे। किसने बनाए थे? गौतम गंभीर जी ने जो है सर्वाधिक रन बनाए थे। जो है 2023 में बात करते हैं दोस्तों, 2023 में जो है विश्व कप दोस्तों, भारतीय क्रिकेट विश्व कप दोस्तों, इसका जो है मेज़बान देश कौन सा है? दोस्तों भारत है, इसका इंडिया दोस्तों मेज़बान देश है। देखते हैं इस वर्ष 2023 में वर्ल्ड कप कौन जीतता है। कोशिश तो यही रहेगी कि हमारा भारत ही जीते, हमारा भारत ही जीते। हम ऐसी पूरी कामना करते हैं कि हमारा भारत ही इस बार वर्ल्ड कप को हाथ में लेकर आए, क्योंकि भारत इसका होस्ट है, भारत इसका मेज़बान है, तो स्वाभाविक है भारत को जीतना चाहिए। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोस्तों 2020 में परेश रावल को जो है स्कूल ऑफ ड्रामा नियुक्त किया गया था। किसको? परेश रावल को जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रूप में नियुक्त किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है EASE 0.2 बैंकिंग सुधार के अनुसार सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक को शीर्ष सुधारकर्ता श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र को जो है EASE 2.0 बैंकिंग सुधार के अनुसार दोस्तों किसको दिया गया? ये हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र को शीर्ष पुरस्कार दिया गया, शीर्ष सुधारकर्ता पुरस्कार दिया गया। और यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा दोस्तों हमारी भारतीय स्टेट बैंक कौन सी थी? भारतीय स्टेट बैंक। इसकी स्थापना हमारे 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में। दोस्तों इसके पहले इसका नाम क्या था? दोस्तों इसके पहले 1921 में इसका नाम था इंपीरियल बैंक। क्या था? इंपीरियल बैंक दोस्तों इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक था। इंपीरियल बैंक दोस्तों 3 बैंकों से मिलकर बनी थी। उसके बाद में 1921 में इनका इंपीरियल बैंक का नाम पड़ा। इंपीरियल बैंक से हटा करके इसका 1955 में से क्या कर देगा? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसे हम जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानक स्थापित करने वाले निकाय के रूप में किस नाम का राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र प्रस्थापित किया जाएगा? किस नाम का? दोस्तों इसका राइट आंसर परख नाम का जो है एक मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है मानक स्थापित करने वाले निकाय के रूप में परख जो है नाम का एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन सा जो है पुरस्कार बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, ये हमारा व्यास सम्मान है। कौन सा? व्यास सम्मान जो है बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों ये 1991 से इनको बिड़ला फाउंडेशन को देना शुरू हुआ था। भारत रत्न के बारे में आप सभी को हम बहुत ही पहले से बता चुके हैं। ज्ञानपीठ के बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से हम बता दिए। जैसा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते दोस्तों यहाँ पर हमारा 56वां हमारा किसको दिया गया है? दामोदर मुज्जा को दिया गया है। और 57वां हमारा नीलमुड़ी फूकड़ को दिया गया है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देगा निम्नलिखित में से किसका पूर्ण जो है अपवर्तन 1 के निकटतम होता है। जिसका जो है पूर्ण अपवर्तनांक जो है 1 के निकटतम होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु का अपवर्तनांक जो है 1 के नीचे होता है। कितने? 1 के नीचे होता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तरी वन 15 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ के बीच में कठिन जलवायु की स्थिति को बढ़ने वाले कम या अधिक परिवर्ती जंगलों में एक परिध्रुवीय बेल्ट बनाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्दीच। क्या हो जाएगा राइट आंसर? उद्दीच जो है ये क्या है? ये जो है सबसे उत्तरीय वनों में क्या करता है? जलवायु की स्थिति को बढ़ने या कम करने या अधिक परिवर्तियों में जंगली की परिध्रुवी की बेल्ट बनाता है। और बात करते हैं भारत की जलवायु दोस्तों कैसी है? उष्णकटिबंधीय दोस्तों भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जो है भारत की जलवायु है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देकर माधव गाडगिल पैनल के अनुसार माधव गाडगिल पैनल के पर्यावरण किससे संबंधित है? कौन सा किस ओर से जो है संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट जो है माधव गाडगिल पैनल से पर्यावरण के से संबंधित है। और उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया है हिमालय पर्वत। कौन सा दिया? हिमालय दिया है। दोस्तों हिमालय पर्वत जहाँ पर वर्तमान समय है यहाँ पर टेथिस नामक
टेथिस नामक शहर बहुत ही टेथिस नामक सागर टेथिस नामक सागर एक बहुत पहले हुआ करता था, जिसमें जो है प्लेट विवर्तनी के कारण दोस्तों ये क्या हुआ, हिमालय की जगह ये सॉरी टेथिस नामक सागर की जगह हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न अगर भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात किसका ऊंचाई और लंबाई और ऊंचाई का अनुपात कितना होता है दोस्तों। इसका लंबाई और ऊंचाई का अनुपात कितना होता है, 3:2 होता है। कितना होता है, 3:2 होता है। 3:3 मतलब अगर 3 फीट वो लंबा होगा तो 2 फीट वो क्या होगा, 3 फीट वो लंबाई इसकी अगर होगी तो 2 फीट उसकी ऊंचाई होगी। दोस्तों ये हमारा मान लिया यहाँ पर हमारा तिरंगा बना हुआ है, क्या बना हुआ है, बना लेते हैं तिरंगा। इसके तिरंगा के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ चर्चा कर लेते हैं अपने भारतीय तिरंगे के बारे में। किसके बारे में, अपने भारतीय तिरंगे के बारे में मोस्ट कुछ जानकारी अर्जित करते हैं। यहाँ पर बन गया हमारा तिरंगा, तिरंगा बन गया हमारा ये तिरंगा बन गया हमारा। ये नीचे की लाइन हटाते हैं पहले, ये कुछ सीधी नहीं है दोस्तों। ये बनकर तैयार हो गया हमारा राष्ट्रीय ध्वज। क्या बनकर तैयार हो गया, राष्ट्रीय ध्वज। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है, इसकी लंबाई की बात करते हैं दोस्तों। इसकी लंबाई जो है ये हमारी कितनी है, 3 अनुपात में है, और चौड़ाई कितनी है, 2 अनुपात में है। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा बीच में एक दिया हुआ है चक्र। क्या दिया हुआ है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो है बीच में चक्र दिया हुआ है। इस चक्र का महत्व क्या है दोस्तों, ये चक्र दोस्तों हमारे समय को दर्शाता है। किसको, समय को दर्शाता है। किसको, समय को दर्शाता है। यानी 24 घंटे को दोस्तों 24 तीलियां इसके अंतर्गत होती हैं दोस्तों। किस रंग का होता है, नीले रंग का एक चक्र होता है। किस रंग का होता है, नीले रंग का चक्र होता है दोस्तों। यहाँ पर हमारा दिया ऊपर केसरिया रंग, कौन सा दिया है, केसरिया रंग दिया है। ये दोस्तों किसका प्रतीक होता है, ये दोस्तों त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। किसका होता है, त्याग और बलिदान का प्रतीक हमारा केसरिया रंग किसका होता है, त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। यहाँ पर दोस्तों सफ़ेद रंग सुख और समृद्धि का प्रतीक, किसका, सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। और यहाँ पर जो हरा रंग दिया है ये हमारा किसका प्रतीक होता है, ये हमारा हरियाली का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है, हरियाली का प्रतीक होता है। किसका, हरियाली का प्रतीक होता है दोस्तों। यहाँ पर ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था। बात करते राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाला कौन था दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था, राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था, पिंगली वैकैया ने किया था। किसने, पिंगली वैकैया जी ने। पिंगली यहाँ पर लिख देते हैं, पिंगली साफ कर लेते हैं थोड़ा इसको, हम इसको साफ कर लेते हैं हम लोग, इसको हम साफ कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं पिंगली वैकैया। ऐसे ही आप सब लोग समझ जाइए, पिंगली वैकैया जो है इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था, पिंगली वैकैया जी ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। उसके बाद करते राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब किया था दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज को हम अपनाया कब गया था, 22 जुलाई 1947 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों तैयार किसने किया था, पिंगली वैकैया ने इसका डिज़ाइन दिया था। और इसको जो अपनाया कब गया, इसको जो है 22 जुलाई 1947 में से इसे अपनाया गया। इसका अनुपात कितना होता है, 3:2। और ये इसके तीनों रंग किस चीज़ के प्रतीक होते हैं दोस्तों, ये हमारे किसके प्रतीक होते हैं, ये हमारे आप सभी को होता है। पहला जो है त्याग और बलिदान का केसरिया रंग, दूसरा हमारा सुख और समृद्धि का, तीसरा हमारा हरियाली का। बीच में जो चक्र बना होता है हमारा किसका होता है, ये हमारा 24 घंटे दर्शाता है, समय का प्रतीक होता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि बिहार में खोजा गया रंगपुरवा बैल स्तंभ शिखर निम्नलिखित में से कहाँ रखा गया है। कौन सा, रंगपुरवा, कौन सा, रंगपुरवा बैल स्तंभ शिखर अब कहाँ रखा गया है दोस्तों, हमारा राष्ट्रपति भवन में रंगपुरवा बैल जो है स्तंभ कहाँ रखा गया है, ये हमारा राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। और यहाँ पर इंडिया गेट दिया दोस्तों, इंडिया गेट हमारा कहाँ है, ये हमारा दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया पूछ लेता कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों ये कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया पूछ लेता है। गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों ये कहाँ हमारा, ये हमारा मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। और बढ़ते हैं बात अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा सितंबर 2020 में बैंक ने स्टार्टअप कंपनियों के लिए स्टार्टअप 2.0 नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जो बैंकिंग के अलावा उनकी इतर बैंकिंग सेवाओं की आपूर्ति भी करता है। ये दोस्तों कौन सी बैंक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ICIC। कौन सी, ICIC ICI बैंक जो है ICIC, कौन सी है, ICICI, कौन सी, ICICI बैंक जो है इसने जो है आई स्टार्टअप
2.0 नामक पहल को शुरू किया है, कार्यक्रम को शुरू किया है। अगला प्रश्न अगर 2019 में सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया था? दोस्तों ये हमारा दिया गया था मेगन रैपिनो को दिया गया था। किसको दिया था? मेगन रैपिनो को दिया गया था। और अगला प्रश्न अगर फसल कटाई हरेला, फसल कटाई पर्व हरेला दोस्तों ये किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों ये हरेला किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? ये हमारा उत्तराखंड राज्य के द्वारा मनाया जाता है। बात करते हो हरेली, कौन सा हरेली दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? हरेली, हरेली दोस्तों छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ये छत्तीसगढ़ में हरेली मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेला की बात करते हैं दोस्तों, हरेला उत्तराखंड में। दोस्तों यहाँ पर बड़ा की माता उत्तराखंड में लगी तो हरेला में बड़ा की माता लगी है, और हरेली में बड़ी की माता लगी तो छत्तीस में भी बड़ी की माता लगी। तो इस तरह से आप हरेला और हरेली में कन्फ्यूज़न नहीं कर सकते कि हरेला कहाँ का है और हरेली कहाँ का है। दोस्तों ये दोनों हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा करा विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? क्या सापेक्ष नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का वेग जो है ये सापेक्ष नहीं है, ये सापेक्ष नहीं है। दोस्तों प्रकाश की वेग की बात करते हैं दोस्तों, प्रकाश का वेग कितना होता है? दोस्तों इसका वेग 8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड दोस्तों इसकी रफ्तार। प्रकाश का वेग कितना है? ये 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की प्रति मीटर सेकंड की रफ्तार से इसका दोस्तों वेग है। दोस्तों बात करते हैं सूर्य की जो है किरण, सूर्य की सतह से दोस्तों यहाँ तक पृथ्वी तक आने में दोस्तों सूर्य का प्रकाश कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड दोस्तों समय लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड सूर्य की किरणों को जो है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट जो 16 सेकंड लगता है। आप सभी को बताओगे कि चंद्रमा से जो प्रकाश आने में कितना समय लगता है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक की लेखिका यानी लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यान मार्टेल। कौन थे? यान मार्टेल जो है ये हमारे क्या थे? ये हमारे लाइफ ऑफ पाई के जो है लेखक थे। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में एंजेल कर संबंधित है। दोस्तों भारत में एंजेल कर किससे संबंधित है? ये हमारा स्टार्टअप से संबंधित है। किससे? स्टार्टअप से संबंधित कौन सा है? एंजेल टैक्स जो है, एंजेल कर जो है किससे? स्टार्टअप से संबंधित है। स्टार्टअप डे दोस्तों कब मनाते हैं? स्टार्टअप डे की बात करते हैं दोस्तों 16 जनवरी को हम स्टार्टअप डे मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 जनवरी को हम स्टार्टअप डे मनाते हैं। और 15 जनवरी को दोस्तों थल सेना दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और 4 जनवरी को हमारा ब्रेल दिवस मनाते हैं। लुइस ब्रेल जी के जन्म दिवस पर हम ब्रेल दिवस मनाते हैं। दोस्तों बात करते हैं 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 24 जनवरी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। बात करते हैं दोस्तों 25 जनवरी इस दिन मतदाता दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 30 जनवरी को हम शहीदी दिवस के रूप में महात्मा गांधी जी की इस दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, दोस्तों 30 जनवरी को मनाते हैं। 4 जनवरी को दोस्तों कौन सा बताया? 4 जनवरी को आप सभी को बताया हमने जो है लुइस ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को राष्ट्रीय 12 जनवरी को हमारा क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 16 जनवरी को हमारा स्टार्टअप डे। और बात करते हैं यहाँ पर 23 जनवरी को हमारा कौन सा? पराक्रम दिवस। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। 25 जनवरी मतदान दिवस। और 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस। और 30 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? शहीदी दिवस। इस दिन जो है 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है? भारत की नृत्य शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण सम्मिलित नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा घुमेरा। कौन सा? घुमेरा नृत्य जो है ये कहाँ से नहीं संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित नहीं है। घूमरा दोस्तों, घूमर राजस्थान का भी नृत्य है। और ये कोटीपुटा दोस्तों ये कहाँ का है? ये हमारा ओडिशा का। कालबेलिया राजस्थान का है। और सत्रिया दोस्तों कहाँ का है? असम का नृत्य है। कहाँ का है? सत्रिया दोस्तों ये नृत्य शैली कहाँ की है? असम की है। और इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, घुमेरा कर्नाटक का नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना आर्टिकल 395 थे। कितने अनुच्छेद? 395 थे। अनुसूचियाँ 8 थी। कितनी थी अनुसूचियाँ? 8, जिसके बारे में आप सभी को हम पहले ही बता चुके। जब हमारा संविधान जो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 दोस्तों इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी? दोस्तों ये हमारी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। हमारे 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियाँ थी और हमारे जो है 22 भाग थे। कितने थे? संविधान के 22 भाग थे
वर्तमान में बात कर लेते तो दोस्तों वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। और इसमें जो है हमारे भाग भी कई सारे भाग, अधिकरण है और मौलिक कर्तव्य हैं, ऐसे ही सारे हमारे कई सारे भाग जो हैं इनमें संशोधन भी किया गया है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर चुके हैं, और अनुच्छेद भी बहुत सारे अनुच्छेद, जैसे 21A जोड़ा गया, 21A जोड़ा गया, 39A जोड़ा गया, 39A जोड़ा गया, 43A जोड़ा गया, ये सारे अनुच्छेद जो है 300A जोड़ा गया। सारे अनुच्छेद क्या किए गए, इन्हें संविधान संशोधन के जरिए इनको क्या किया गया, इनको बढ़ाते गया, जोड़ा गया है। और बात करते हैं यहाँ पर हमारा 26 नवंबर दोस्तों, 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। किस दिवस? कौन सा दिवस? संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। जो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अडॉप्ट किया गया था, उस समय जो है 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग संविधान के थे। कितने थे? 22 भाग थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अगर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में किस देश के लिए खेलते हैं? दोस्तों किस देश के थे दोस्तों संबंधित थे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पुर्तगाल के निवासी थे। कहाँ के? पुर्तगाल के निवासी जो है हमारे कौन थे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखकर मुगलों में घरेलू जीवन को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? दोस्तों मुगलों में घरेलू जीवन को संदर्भित करने के लिए दोस्तों ये हमारा हरम शब्द को क्या किया था? संबोधित किया जाता था, यानी उपयोग किया जाता था। दोस्तों अहदा, किबला और तफसीर दोस्तों अरबी फारसी की भाषा के शब्द हैं। और यहाँ पर दिया कर रहा है कि यहाँ पर आषाढ़ी बीज कटाई, आषाढ़ी बीज या नव, यहाँ पर करा एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पर्व है जो वर्षा ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है कच्छ नव। क्या? आषाढ़ी बीज या कच्छ नव एक जो है प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पर्व है जो कि वर्षा ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। कौन सा? नव जो है कच्छ नव वर्ष। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कि अगर निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था? कौन जो है शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चंद्रगिरी जो है, ये हमारा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन थी? चंद्रगिरी। चंद्रगिरी हम्पी, इसकी भी राजधानी हम्पी के नाम से भी जानते हैं, जो हम हमारी 50 की नोट पर जो है छपा हुआ। कौन सा? हम्पी। यहाँ पर दिया चौसा का युद्ध। दोस्तों चौसा का युद्ध हमारा कब हुआ था? 1540 में चौसा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1540 में चौसा का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अगर निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय हिमनद ग्लेशियर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या जाए? पिंडारी जो है एक क्या है? भारतीय हिमनद ग्लेशियर है। कौन सा है? पिंडारी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर है कि अगस्त 2020 तक की जानकारी प्राप्त के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किया गया? तो उस समय दोस्तों कौन थे? हमारे के सिवान जी थे। वर्तमान में बात कर उस समय जो है के सिवान थे। वर्तमान में हमारे कौन है? वर्तमान इसरो के हेड कौन है? ये हमारे सोमनाथ है। कौन है? सोमनाथ जो है, सोमनाथ जो है वर्तमान में इसरो के हेड कौन है? इसरो के चीफ कौन है? ये हमारे सोमनाथ जी हैं। और जल्द ही में दोस्तों चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। इसको चंद्रयान 3 को इन्होंने लॉन्च किया था, जो कि जिसकी चंद्रमा पर के दक्षिणी ध्रुव पर जो है, दक्षिणी पोल पर जो हमारी सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है? कर अरीबादा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों अरीबादा संबंधी ओलिवियर रिडले कछुआ से संबंधित। किससे संबंधित है? ओलिवियर रिडले कछुआ से संबंधित। दोस्तों ये प्रोजेक्ट कछुआ दोस्तों कब शुरू किया गया था? ये हमारा 1975 में कछुआ प्रजनन संरक्षण केंद्र ये शुरू किया गया था। कब शुरू किया था? 1975 से इसे शुरू किया गया। दोस्तों घड़ियाल जो संरक्षण है दोस्तों ये भी 1975 शुरू किया था। प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों 1973 से शुरू किया गया था। कौन सा? 1973। और प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट एलिफेंट दोस्तों ये कब? 1992 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया था? 1992 प्रोजेक्ट एलिफेंट दोस्तों शुरू किया गया था। भारत का पूछ लेता है विरासत पशु दोस्तों कौन है? तो भारत का विरासत पशु दोस्तों कौन है? हमारा हाथी जो है। कौन सा है? हाथी जो है दोस्तों भारत का विरासत पशु क्या है? भारत का विरासत पशु दोस्तों हमारा क्या है? ये हमारा हाथी भारत का विरासत पशु है। राइट क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारा बाघ दिया, बाघ के प्रोजेक्ट बाघ के बारे में आप सभी को बता चुके हैं हम। और यहाँ पर गंगा की डॉल्फिन दोस्तों भारत की राष्ट्रीय जो है मछली, भारत की राष्ट्रीय मछली के रूप में दोस्तों किस मछली को घोषित किया गया है? ये दोस्तों हमारी कौन सी है? ये हमारी डॉल्फिन मछली जो है राष्ट्रीय मछली के रूप में इसे घोषित कर दिया गया है। और बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली भी, हाल ही में से उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली भी, यूपी की राजकीय मछली भी गंगा नदी के डॉल्फिन घोषित कर दिया है। राजकीय या राज्य की मछली कह सकते हो। राज्य की मछली दोस्तों कौन घोषित की गई है? डॉल्फिन जो है मछली घोषित कर दी गई है, जिसे हम स्विस मछली या स्विस या सूसू मछली के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? स्विस या सूसू मछली के नाम से इसे हम
जानते हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया, तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। दोस्तों ताप्ती नदी दोस्तों किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती है। कहाँ नहीं प्रवाहित होती है, राजस्थान में नहीं प्रवाहित होती है। राजस्थान यहाँ पर ये नहीं प्रवाहित होती। राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ पर अधिकतर मरुस्थल है। क्या है, मरुस्थल है दोस्तों। यहाँ पर लोगों का जो है पानी पीने में, पानी जानवरों को पिलाने में बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके कुओं से पानी निकलता है। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पानी का मिस यूज़ करते हैं, सब बेकार में पानी। जब क्या करते हैं, पता चला उनका जो है काम भी हो गया, पानी भी चल रहा है, बराबर छोड़ दिया ना, मुँह धोया, मुँह धोने के बाद उसे टोंटी को खुला छोड़ दिया, टोंटी को खुला छोड़ दिया और पानी बह रहा लगातार। उनको पानी की कीमत नहीं पता है कि पानी कैसे मिलता है। वो एक बार जो लोग ऐसा करते हैं, एक बार जो दोस्तों राजस्थान जाके देखें, और जब उनको 40 मीटर की रस्सी लगातार कुएं से पानी खींचने के लिए खींचनी पड़ेगी, उनको एहसास हो जाएगा पानी की वैल्यू कितनी होती है। उस दिन से वो टोटी खुला नहीं छोड़ेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि पानी को खुला मत छोड़ें, और जैसे आप सभी लोग उसका यूज़ करें, उसके बाद में तुरंत ही से पानी को बंद कर दें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, 100% वाटर में से दोस्तों 97.5% जो है, 97.5% पानी है कैसा है, ये खारा है, दूषित है, बेकार है, गंदा है। जबकि मीठा पानी जो स्वच्छ पानी है, पीने लायक दोस्तों, ये कितना है, ये हमारा कितना है, 2.5% केवल पानी पीने युक्त है। तब भी मनुष्य को दिखाई नहीं दे रहा है क्या हम कर रहे हैं, पानी का इतना मिसयूज क्यों कर रहे हैं। इसलिए पानी का मिसयूज हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो सिंदूर दोस्तों किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, यहाँ मरकरी के ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्या करा, लोकसभा में अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता अर्थ से है वह लोकसभा का सदस्य हो। सदन का नेता दोस्तों का अर्थ क्या है, प्रधानमंत्री से है। किससे है, प्रधानमंत्री से है। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता कौन है, प्रधानमंत्री से है, या लोकसभा का सदस्य हो। यदि वह लोकसभा का सदस्य हो तो दोस्तों ये क्या होगा, सदन का नेता होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। बात करते दोस्तों प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति जो है हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वित्त मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अटॉर्नी जनरल की राष्ट्रपति करता है, यूपीएससी के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों, वित्त मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यूपीएससी के अध्यक्षों की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। सारे काम कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं। इतनी सारी नियुक्तियां दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो रहा है, महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म जो है सही है। दोस्तों यहाँ पर करें, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। शक्ति दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में दोस्तों शक्ति की बात करता है, केवल शक्ति की बात करता है। शक्ति दोस्तों इंडिया वर्सेस फ्रांस के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में, किसके, इंडिया और फ्रांस के बीच में दोस्तों हमारा कौन सा युद्ध है, शक्ति अभ्यास या युद्धाभ्यास भी हमारा किसके बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में है। वज्र प्रहार दोस्तों भारत और किसके बीच में, भारत और यूएसए के बीच में, किसके, भारत और यूएसए के बीच में दोस्तों कौन है, वज्र प्रहार। और गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। बात करते हैं जैसे पूछ लेता है एक्वेरियन दोस्तों, युद्धाभ्यास दोस्तों ये किससे संबंधित दोस्तों, एक्वेरियन जो है इंडिया और मालदीव, इंडिया और मालदीव से संबंधित। कौन सा, इंडिया और मालदीव से दोस्तों कौन है, मालदीव। ये दोस्तों कौन सा है हमारा, एक्वेरियन दोस्तों इंडिया और मालदीव से संबंधित है। अगला प्रश्न, अगर भारत की पनबिजली परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। दोस्तों इसका राइट आंसर है कोटेश्वर परियोजना। एक किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है, उड़ीसा राज्य में है। इडुक्की परियोजना दोस्तों पेरियार नदी पर है, केरल में स्थित है। और ये हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात, कौन सा, शिव समुद्र जलप्रपात दोस्तों कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है, ये हमारा कावेरी नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात है। कोसी परियोजना दोस्तों कोसी नदी पर है। कहाँ है, कोसी नदी पर कोसी परियोजना है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न, अगर निम्नलिखित में से कौन एक शैव संप्रदाय नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंचरात। पंचरात एक शैव संप्रदाय से संबंधित नहीं है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है जो कि दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अभिक्रिया श्रृंखला के से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर, लेड जो है अभिक्रिया श्रृंखला से संबंधित नहीं है, जिसे हम पीबी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, पीबी से प्रदर्शित करते हैं।
सोडियम Na, एल्युमिनियम Al, मैग्नीशियम Mg। दोस्तों एक ऐसी धातु है जो प्रकाश संश्लेषण यानी पौधे के उसमें भाग भी लेती है। दोस्तों मैग्नीशियम धातु है प्रकाश संश्लेषण में भी ये भाग लेती है, प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेती है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को हम बता चुके हैं, प्रकाश संश्लेषण, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो उस समय जो है पौधे कौन सी गैस लेते हैं, CO2 गैस लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय, प्रकाश संश्लेषण के समय, प्रकाश संश्लेषण के समय दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के समय जो है पौधे कौन सी गैस लेते हैं, ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। कौन सी, CO2 गैस लेते हैं। और छोड़ते कौन है, हमारी O2 छोड़ते हैं। लेकिन जब पेड़ भी शोषण करते हैं, जब पेड़ भी शोषण करते हैं तो कौन सी गैस शोषण में लेते हैं, O2, और छोड़ते वो भी हैं क्या, CO2। लेते वो भी हैं O2 शोषण में, और CO2 वो भी छोड़ते हैं। ये हमारे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि पेड़ पौधे जो शोषण में कौन सी गैस लेते हैं। तो पेड़ पौधे जो शोषण में कौन सी गैस लेते हैं, ये हमारी O2 गैस लेते हैं। कौन सी लेते हैं, O2 गैस लेते हैं। पीपल का वृक्ष है, कैसा वृक्ष है जो दोस्तों, ये हमारा 24 घंटे O2 गैस छोड़ता रहता है, CO2 लेता है और O2 छोड़ता रहता है। इसलिए दोस्तों पीपल को हम पूजनीय भी मानते हैं। और आज की क्लास दोस्तों ये हमारी थी। कैसी लगी आप सभी को? यदि अच्छी लगी तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और जल्द से जल्द मेरा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट और 4000 आवर वॉचिंग टाइम पूरा करवाइए। तो और आप सभी को हमारी ऐसी आशा रहेगी, आपको ऐसी हमारी कोशिश रहेगी, आप सभी को अच्छा से अच्छा हम कंटेंट प्रोवाइड कराएं। और यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस की भी इसी पर दोस्तों हम बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाएगी हमारी इसी चैनल पर। दोस्तों यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कल फिर मिलेंगे सुबह 7:30 बजे। जय हिंद।